चलो, ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? यस सर। अगर आप जागे होंगे तो। गौरव भैया यस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। विकास भैया। चलिए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है रिडॉक्स रिएक्शन की। तो थोड़ा सा ब्रीफ रिडॉक्स रिएक्शन का करेंगे और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उन पर आएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूं तो रिडॉक्स रिएक्शन इज अ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। कभी भी एक जगह पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होगी तो आप बोलेंगे वहां पर हो रही है रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन में अगर आप बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन सबसे सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसके बाद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। वहीं पर जब आप बात करते हो रिडक्शन की, तो रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। यही रहता है, हाँ या ना? अब एक रिएक्शन के रिस्पेक्ट में ये बताता हूं। मैंने सपोज लिखा Cu प्लस ZnO गिव CuO प्लस Zn। अगर आप साफ साफ देखो तो कॉपर को ऑक्सीजन मिला तो आपकी क्या हुई? ऑक्सीडेशन। जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज करा तो आपकी क्या हुई? रिडक्शन। इनडायरेक्टली जिसने रिडक्शन करी, समझना, जिसने रिडक्शन करवाई या करी, वो क्या है आपके लिए? रिड्यूसिंग एजेंट, यानी आपके सामने हुई। और जिसके सामने ऑक्सीडेशन हुई वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ या ना? तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए टर्म्स क्लास 11 से उठकर आ रहे हैं। अब बच्चा कहता है सर ठीक है, यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नजर आ गया, बाकी कैसे नजर आएगा? तो बेटा Cu प्लस Zn2 प्लस गिव्स Cu2 प्लस प्लस Zn लिखा जा सकता है। अब आप ऑब्जर्व करिए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कॉपर जहां पर ऑक्सीडाइज हुआ वहीं पर जिंक क्या हो गया? रिड्यूस। पक्का? जल्दी से 1 मिनट कॉपी करिए, फिर वर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर बताता हूं। पंद्रह जुलाई, उससे ज्यादा ही जाएगी, कम नहीं जाएगी।
देख लिया। हो गया। चलिए अब जरा ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर समझ लें। बहुत सारे बच्चों को लगता है ये दोनों टर्म सेम है, लेकिन ये दोनों टर्म सेम नहीं है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज द चार्ज ओवर एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। आपने अभी CuO लिखा था, तो इस टाइम पर ये है O चार्ज 2- और ये है Cu चार्ज 2+। तो आपके Cu2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 2, और यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -2। हाँ या ना? वहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर इज एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिमिलर एंटिटीज। यानी मान लो मैं आपके सामने H2SO4 लिखूं, तो यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 4। तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट, सपोज मैं A, B, C, D लिख दूं, तो A प्लस B प्लस C प्लस D कितने एंटिटीज हैं? तो डिवाइड बाय, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया ऑक्सीजन का A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाय 4। आप कहते हो सर सल्फर का, तो सल्फर तो एक ही एंटिटी है। इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। यहां पर H कितने हैं? तो पहले का ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज A है, सेम भी हो सकता है, B है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा A प्लस बी डिवाइडेड बाय, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिविजुअल एटम पे जो चार्ज है वो है, और ऑक्सीडेशन नंबर आपके लिए एवरेज ऑफ चार्ज ओवर सेम एंटिटी। अब यहां पर कुछ चीजें, कुछ रूल्स भी हम लोग सीख लेते हैं अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को बोला जाए। अदरवाइज केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने क्लास 11 में पढ़ा है तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसी तरीके से निकाल सकते हो। एग्जाम्पल पे बात करते हैं। मैंने सपोज HBr लिखा। अब हम सबको पता है H और Br के बीच में बॉन्ड तो है, लेकिन Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और क्योंकि Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव और Br पे स्लाइड, ये स्लाइड चार्जेस ऑक्सीडेशन स्टेट में कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का हो जाएगा +1 और ऑक्सीडेशन स्टेट Br का हो जाएगा क्या? पक्का? ये शेप से आया। ऐसे ही आप H2SO4 देखिए,
इस टाइम पर सल्फर और ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड हैं? सल्फर और ऑक्सीजन में कौन सा था इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो इस पे स्लाइड 2 नेगेटिव, इस पे स्लाइड 2 पॉजिटिव। फिर दोबारा से सल्फर और ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड हैं? सल्फर हो गया स्लाइड 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन हो गया स्लाइड 2 नेगेटिव। सल्फर और ऑक्सीजन में एक बॉन्ड है, तो आप हो गए स्लाइड पॉजिटिव, आप हो गए स्लाइड नेगेटिव। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी एक बॉन्ड है और पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो स्लाइड नेगेटिव और इस पे हो गया स्लाइड, लाइकवाइज स्लाइड पॉजिटिव और स्लाइड नेगेटिव, और ऊपर के केस में भी स्लाइड पॉजिटिव और स्लाइड नेगेटिव। बात समझ सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब सल्फर पे देखो कितने स्लाइड पॉजिटिव हैं, तो सर एक 2 पॉजिटिव, एक और 2 पॉजिटिव, एक सिंगल पॉजिटिव, एक सिंगल पॉजिटिव, तो सम कितने का हुआ? तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन गई? 6। अब क्योंकि एक सिंगल एटम है, तो सिंगल एटम की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या बन गया? पक्का। ऐसे ही आप ऑक्सीजन देखोगे, तो सर एक ऑक्सीजन -2, दूसरा ऑक्सीजन -2, तीसरा ऑक्सीजन -1 यानी -2, चौथा ऑक्सीजन भी क्या है? -2। तो ये आपके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए -2 के, और वहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर हो गए -2 -2 -2 -2 अपॉन में 4, यानी -2। तो उस हिसाब से आपने यहां पर ये बातचीत करी, हाँ या ना? अब ऐसे ही एक और देख लेते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं C3O2, तो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यह कोई स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा था इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन और कार्बन सेम, कार्बन और कार्बन सेम। फिर कार्बन और ऑक्सीजन में स्लाइड 2 पॉजिटिव और स्लाइड 2, तो पहला ऑक्सीजन देखते हो -2, दूसरा ऑक्सीजन देखते हो -2, पहला कार्बन देखते हो तो +2, दूसरा तीसरा कार्बन देखते हो तो +2, और दूसरा कार्बन देखते हो तो 0। यहां पर हर एक कार्बन का अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +2 +2 +0/3, यानी +4/3 आएगा। पक्का। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट मे नॉट बी इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। पक्का। इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास 11th में भी डिस्कस हो रखी है, बट देन अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को ऑब्जर्व करो। जल्दी से लिख रहे हो, फिर आगे बात कर रहे हैं।
लिख लिया? क्लियर है बेटा? जल्दी से देख लो। अब आपको एक मेथड सिखाऊंगा जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है। बहुत सारे टीचर कंफ्यूज कर देते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रहा है, बट एक्चुअल में वो ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा होता है। हाँ, जिन केसेस में एक ही एटम होगा उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम नहीं, इस मेथड में दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया ये? करा हुआ था ये मेथड ऐसे, ऑक्सीडेशन नंबर चार्जेस के ऊपर करा हुआ था पक्का या नहीं? कर दो स्क्रॉल। हो गया? चलिए, लिख लिया था ना? कह सकते हैं आज बिल्कुल बेसिक जो रिडॉक्स रिएक्शन में है उसकी बातचीत करके चैप्टर का ब्रीफ अप लेंगे और फिर उससे आगे चलेंगे।
अब हम लोग यहां पर एक और मेथड सीखते हैं, दैट इज ओवरऑल चार्ज मेथड। यहां पर हमें कुछ रूल्स दिए गए। सबसे पहला रूल था सम ऑफ चार्जेस या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज। दूसरा पॉइंट, अगर बेटा आपके पास ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में से कोई भी आ जाए तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है ग्रुप 1 का +1 और ग्रुप 2 का +2। इसके अलावा हाइड्रोजन आ जाए तो इन द केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स आप -1 रहते हैं, रेस्ट ऑल में +1। इसके बाद कोई आयन है तो चार्ज रिमेन सेम। इसी तरीके से इससे आगे बात करें तो हमारे पास बचा कौन कौन, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12, ये तो परफेक्टली फाइंड करेंगे। इसके बाद बचा हमारे पास कौन सर, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक। तो ध्यान से बात को सुनिएगा, फॉर ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 इसको भी फाइंड करते हैं। मैंने सिर्फ साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि ये पी ब्लॉक है। अदरवाइज ग्रुप 15, 16, 17, 18 अगर ये सेंट्रल एटम नहीं है तो आपके लिए -3, -2, -1 0 रहेगा। लेकिन अगर ये सेंट्रल एटम है तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना। अब पॉइंट आता है सर इनको फाइंड कैसे करोगे, तो बेटा मैं यहां पर सपोज H2SO4 ही दोबारा लिख दूं। H2SO4 के अंदर ये सल्फर है सेंट्रल एटम। अगर किसी को याद नहीं है सेंट्रल एटम कौन होता है तो बेटा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन क्या होगा, सेंट्रल एटम। तो उस हिसाब से 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। इन पे जो इंडिविजुअल चार्ज होगा वो सबका सम करूं तो ओवरऑल चार्ज के बराबर होगा, और ओवरऑल चार्ज क्या है। अब यहां पर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन आपके लिए जब मेटल हाइड्राइड होता है सिर्फ उसी केस में -1 होता है, अदरवाइज सल्फर का आपको पता नहीं। ऑक्सीजन क्योंकि सेंट्रल एटम नहीं है, ग्रुप 16 को बिलोंग करता है तो -2। तो यहां पर सल्फर हो जाएगा +6। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यहां पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, अगर एक एटम होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर सेम होगा। ऐसा क्यों बोला था, इस एग्जाम्पल में देखते हैं। मैंने लिखा K2Cr2O7, here these chromium are acting as central atom। तो उस केस में ट्वाइस ऑफ K प्लस ट्वाइस ऑफ Cr प्लस 7 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, यानी ट्वाइस ऑफ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ Cr प्लस 7 ऑफ -2 इक्वल्स टू 0, यानी ट्वाइस ऑफ Cr इक्वल्स टू 12। अब देखो क्रोमियम 2 हैं जिनका सम करके 12 आ रहा है, ये सम तो 5 और 7 भी हो सकता है, ये सम तो 4 और 8 भी हो सकता है, ये सम तो 3 और 9 भी हो सकता है, और ये सम तो 6 और 6 भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है ना। आप एग्जैक्ट चार्ज तो नहीं बता पा रहे, यानी आपके लिए 2 क्रोमियम पे जो इंडिविजुअली चार्ज है उसका सम आपको पता है 12। अब अगर 6-6 हुआ तो ठीक है, लेकिन हर बार 6-6 होगा ये जरूरी तो नहीं है। तो आपके लिए यहां पर अगर आप Cr देखते हो जो ये 6 दे रहा है, दैट इज ओनली ऑक्सीडेशन
पक्का? कॉपी करिए प्लीज। सर क्रोमियम अगर आप देखते हो तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और उसके बाद अगर आप देखते हो तो आपके पास आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। तो ये एलिमेंट हुआ। अब ये 3 4 5 6 नहीं करा हुआ अभी। इतनी जरूरत नहीं है क्लास 12th के अंदर। सिर्फ आपको डी ब्लॉक याद होना चाहिए, वो मैं अपने टाइम पे जब डी ब्लॉक करवाऊंगा तब करवा दूं। वरना periodicity में चाहिए होता है पूरा का पूरा periodic टेबल। हाँ, सब कराते हैं भाई, कोई हम अनोखे थोड़ी थे।
क्रोमियम पोटेशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर। वो आप जो सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेफ्ट टू राइट का ऑर्डर देख रहे हो, उसके अंदर डी ब्लॉक को हम ऐसे नहीं कंसिडर करते। सर हाँ जी सर। सर सल्फर सल्फर का 4 नहीं आएगा आंसर? 4 सल्फर क्या? सल्फर का आंसर 4 नहीं आएगा? 13 का वैसे +3 होता है, बट कुछ एक आध दो केसेस के अंदर वहां पर वेरिएशन आता है, इस वजह से हमने फाइंड ही लिख दिया है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है, लिख लिया। चलो, अब यहां से आगे की जर्नी क्या। हम लोग बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसेस करवा रहे थे, हमें दिख रहा था एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक स्पीशीज रिड्यूस हो रहा है। साइंटिस्ट ने चीजों को थोड़ा सा ब्रॉडली समझा और रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से उसके बेसिस पर कुछ एप्लीकेशंस जनरेट करी। जैसे कि हमने जो रिएजेंट्स हैं, जो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है, उनको एक डिस्टेंस पे रखा और उनको डिस्टेंस पे रखने के लिए हमने एक वायर की मदद ली। द मोमेंट वी कनेक्टेड अ वायर, हमने एक सर्किट को कंप्लीट करा और सर्किट के कंप्लीशन से उस वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लग गए। क्योंकि एक जगह ऑक्सीडेशन हो रही है और आप बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक जगह रिडक्शन हो रही है दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन की साइड से कहां मूव करेंगे, रिडक्शन की साइड। और जब उस वायर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग गए, आपने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व किया और उसी को आप बोलते हो आपने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हुए देखी। और क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, अगर मैं उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वेस्ट करने के लिए बीच में कोई ऐसा अप्लायंस लगा दूं जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेजिस्ट करे, तो हो सकता है वो जल जाए, हो सकता है वो घूमने लग जाए, हो सकता है उसमें से आवाजें आने लग जाएं, यानी वहां पर वो आपके लिए अप्लायंसेस का काम कर सकता है। तो आपने यहां पर ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करना देखा जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी एक केमिकल फिनोमिना से जनरेट हो रही है, ऐसा कोई भी अप्लायंस जो इलेक्ट्रिसिटी, सुनना ध्यान से, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स और केमिकल रिएक्शन करवा सके बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप उन इक्विपमेंट्स को नाम देते हो सेल्स। तो सबसे पहला एप्लीकेशन था फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। अब सेल भी हमारे लिए दो होते हैं, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अभी नाम पढ़ेंगे सारे, और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जिस साइंटिस्ट ने इन फिनोमिनस के बारे में बताया था, उन्होंने अपने नाम पर सेल रखे थे। चाहे आप गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, लेक्लांच सेल की बात करोगे, अभी आएगा सब कुछ, लेकिन अभी पहले हम प्रोसेस डिफाइन कर ले। तो अगर एज एन इक्विपमेंट मैं केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकूं, तो मेरे लिए वो सेल कहलाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और वहीं पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैं इस प्रोसेस को अपोज कर दूं, भाई मैंने अगर ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी तो ना सिर्फ वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुकेगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, अपोज हो जाएगा। तो इस टाइम पे नाम आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पक्का? दोबारा से, केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल्स का ब्रेक होना, लिटिक यानी क्लीवेज यानी ब्रेक होने का प्रोसेस रेफर्स टू एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। लिखिए प्लीज।
इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, it is the phenomena it is the phenomena in which chemical reaction takes place, chemical reaction takes place chemical reaction takes place to produce electrical energy. Second, electrolytic phenomena. Electrolytic phenomena. It is the phenomena. It is the phenomena in which electrical energy is used to incur INCUR, a chemical reaction. रीड कर लो एक सेकेंड. चलिए, हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 5 मेजर चीजें पढ़ेंगे. कह सकते हैं 5 मेजर चीजों के अंदर 2 चीजें प्योरली थ्योरेटिकल हैं और बाकी 3 चीजों के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स नजर आएंगे. हम लोग यहां पर सबसे पहले सेल फॉर्मेशन सीखेंगे. कौन सा सेल फॉर्मेशन सर? ऐसा सेल फॉर्मेशन जिसमें केमिकल रिएक्शन अकरेंस में आए ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके. फिर हम सीखेंगे सेकंड प्रोसेस, दैट इज अ रिवर्स प्रोसेस, कि मान लो मैंने अगर सपोज एक एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया उसी सेल के अंदर और उस एक्सटर्नल सोर्स की वजह से हायर पोटेंशियल मिले तो मेरा जो प्रोसेस है वो उल्टा हो जाएगा. और वो उल्टा प्रोसेस क्या करेगा? मेरी केमिकल रिएक्शन को अकरेंस में रिवर्स डायरेक्शन में ले आएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं डिपोजिशन ऑफ मेटल की डायरेक्शन बदल जाएगी और कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रोलिटिक फिनोमिना पे डिपेंडेंट रहेगा.
फिर हम जितनी भी बातचीत कर रहे हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको भूल रहे हैं। अगर मैं थोड़ी सी फिजिक्स में लेकर जाऊं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास प्योरली आपको फिजिक्स नजर आने वाली है थोड़ी सी। अगर मैं दो छोटे छोटे से मान लो ऑब्जेक्ट ले लूं और मैं बोलूं उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी है, इन दोनों में क्या चार्जेस बिना किसी कांटेक्ट के फ्लो कर जाएंगे? आपको इन दोनों को कनेक्ट करना है विद अ सर्टेन कनेक्टिंग मीडियम, और वो कनेक्टिंग मीडियम अगर इलेक्ट्रिसिटी या चार्जेस को कंडक्ट कर पाएगा तभी यहां पर कहीं ना कहीं सर्किट कंप्लीट होगा। तो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इररिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना जा रहा है या इलेक्ट्रोलिटिक फिनोमेना जा रहा है, मुझे कंडक्टिंग मीडियम्स पढ़ने हैं। और कंडक्टिंग मीडियम 10th क्लास तक आपने सिर्फ एक पढ़ा है, दैट इज अ सॉलिड कंडक्टर कॉल्ड एज वायर, यही पढ़ा ना। लेकिन अब हम लोग सॉलिड भी लेके चलेंगे और फिर साथ में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस भी लेकर चलेंगे, जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उनके बारे में स्टडी करेंगे और फिर फर्दर आपके पास आएगा एप्लीकेशन ऑफ सेल्स या करोजन एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल या फिनोमिना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन ऑफ सेल, हम कौन से सेल आज की डेट में मार्केट में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपने सेल सुने हुए हैं, चाहे आप अपने रिमोट कंट्रोल में लगाएं, टॉयज में लगाएं या मोबाइल फोन के अंदर लगाएं, तो ये कहीं ना कहीं सेल या बैटरीज लग रही हैं। और उसी तरीके से जो करोजन हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारी जर्नी रहने वाली है। आप जल्दी से इसको कॉपी कर लो, और नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है इस चैप्टर के लिए। टाइमिंग्स मैं ग्रुप पर डाल दूंगा और प्लीज उसके हिसाब से आप लोग लेकर चलिएगा और ध्यान दोगे हर एक चीज पर। सर डिवाइडेड के अंदर मान कर चल सकते हो जब तक तुम्हारी केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक मतलब फिजिकल वगैरह पार्ट नहीं कंप्लीट होता। हाँ, 3 महीने तो रहेंगे। मतलब मान के चल सकते हो जुलाई एंड तक। देखो आप लोग स्कूल को जस्टिफाई कर रहे हो, बट अदरवाइज मेरे को पर्सनली अगर पूछा जाए ना, तो मेरे को रहता है कि आप ऑर्गेनिक को लेके चलते, बट क्योंकि स्कूल है और वो जरूरी भी है, कोई बात नहीं। ऐसा मेरा कहने का सिर्फ पर्पस इसलिए है क्योंकि ना जो उनसी समर वेकेशंस हैं, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होते हैं। कुछ समर वेकेशन के अंदर घूमने चले जाते हैं, तो वो घूमते रहते हैं हर साल, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन अगर वो घूमने नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एम्पल टाइम मिलता है घर पर रिवाइज करने के, और ऑर्गेनिक जैसा टॉपिक ज्यादा रिवाइज हो जाता है। दूसरी चीज, जब जुलाई और अगस्त आता है तो उसके अंदर आपके स्कूल के एग्जामिनेशंस, यूनिट टेस्ट वगैरह का थोड़ा सा पुश बढ़ जाता है, फिर उसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से थोड़ा सा रहता है। दोनों का प्रॉस एंड कॉन्स है। चलिए यहां तक रखता हूं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बात करेंगे। प्लीज मेक श्योर क्लासेस मिस नहीं करेंगे। मैं ग्रुप पर टाइमिंग्स डाल दूंगा।